ये पार्क की एंट्रेंस है। एंट्रेंस के ऊपर साथ ही बहुत ही खूबसूरत एक मस्जिद बनाई गई है। ये पार्क की एंट्रेंस है और वो पीछे आपको नज़र आ रहा होगा पहाड़ी का टॉप, जहाँ पे जाके आप लोगों को पूरा शहर दिखाया जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, दिस इज़ मुराद अली शाहिद। आज मैं आप लोगों को जरी, बहादुर, दिलेर और शुजा लोगों की सरज़मीन पे लेके आया हूँ। मेरे पीछे जो आप एक पहाड़ी देख रहे हैं, इसको सांगला हिल कहा जाता है। और सांगला यहाँ के लोकल ट्राइब्स थे, जिनको मैंने कहा कि दिलेर और जरी लोगों की, बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि अलेक्जेंडर द ग्रेट का जो तारीख़ लिखने वाला था, एरियन एरियन लिखता है कि जो सबसे ज़्यादा मज़ाहमत अलेक्जेंडर की फ़ौज को हुई वो पोरस द ग्रेट के बाद ये वो ख़ित्ता है, ये वो सरज़मीन है जो सांगला ट्राइब थे, यहाँ पे इनको मज़ाहमत का सामना करना पड़ा। तो गोया एक लिहाज से आप कह सकते हैं कि ये कौम, ये सरज़मीन मज़ाहमत का एक इस्तारा भी समझी जाती है। ये पहाड़ी असल में उसी याद को ताज़ा करती है और इसके बिल्कुल आप कह लें कि दामन में या बॉटम में, जहाँ पे इस कबीले का आप कह सकते हैं कि एक किला था और इसी किले से उन्होंने मज़ाहमत भी की, अपना डिफेंस भी किया। और ऐसा अलेक्जेंडर द ग्रेट के जो सिपाही थे, उनको तिगनी का नाच नचाया या नाको चने चबवाए कि काफ़ी दिन लगे इसको फ़तह करते हुए। अगरचे इस कौम को फ़तह नसीब नहीं हुई, लेकिन कहा जाता है कि इनकी मज़ाहमत से और इनके अटैक से कमोबेश 1200 सिकंदर के जो फ़ौजी थे वो ज़ख्मी हुए। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस पहाड़ के दामन में कितना बड़ा एक मार्का जो है वो रुनुमा हुआ होगा। और फिर यहाँ से जब सिकंदर आगे चला गया तो ब्यास के पास से उनकी फ़ौजों ने जवाब दे दिया कि अब मज़ीद हम लोग लश्कर कशी नहीं कर सकते हैं। तो गोया आप कह सकते हैं जब वो पंजाब की धरती में दाखिल हुआ तो यहाँ आने के बाद अलेक्जेंडर को जो सबसे बड़ी मज़ाहमत वो पोरस झेलम के किनारे पे, और जो दूसरी मज़ाहमत है वो सांगला कबीला जो है, यहाँ पे उनको उनका सामना करना पड़ा। तो देखते हैं इस पहाड़ी के ऊपर क्या है। और यहाँ वापसी पे एक छोटा सा पार्क है, एक मोनूमेंट है और साथ में झील है, उसके बारे में भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। लेट्स सी। ये सीढ़ियाँ हैं जी, देखते हैं जवानी को याद करते हुए अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं जी। और इंशाल्लाह हम लोग कोशिश करेंगे कि यहाँ पे पहुँच के आपको शहर का नज़ारा जो है वो करवाया जा सके। स्टेप तो इजी हैं चढ़ने के लिए। ये एक छोटी सी झील है, इसका भी एक पस मंज़र है। वापसी पे इंशाल्लाह वहाँ चलेंगे। और ये साथ में छोटा सा पार्क, और ये है जी मेरा आज का गाइड। बगा बताओ, ये गाइड नहीं है, ये मेरा भांजा है। ये मेरा भांजा है जी। मैंने तो इसका नाम अदीम रखा था, अब इसको हम बगा बगा कहते हैं। हाँ जी। तो ये तो जवान है, चढ़ जाएगा इसके ऊपर पहाड़ी के। अब मैं कोशिश करूँगा कि ऊपर तक जाके आपको शहर का नज़ारा करवाएं। अगर आप थक जाएं तो रास्ते में इस तरह के बेंच बनाए हैं ताकि आप लोग यहाँ से रेस्ट करके फिर ताज़ा दम होके फिर से जो है
अच्छा, एक और दिलचस्प बात ये है कि ये पहाड़ी जो है, इसके पत्थर जो हैं बहुत सुर्ख हैं, और इसके बारे में भी ये कहा जाता है कि यहाँ से भी कुछ पत्थर जो हैं वो शाही किला लाहौर उसमें इस्तेमाल किए गए हैं। वो है जी डेस्टिनेशन जहाँ तक हम जाएंगे इंशाल्लाह। ये पहला पड़ाव, यहाँ पे आप बैठ के तो रेस्ट कर सकते हैं, फिर ऊपर चलेंगे। जी, 1857 की वार के बाद जब पूरा हिंदुस्तान द क्राउन के अंदर चला गया, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर चला गया, तो फिर इस इलाके में उन्होंने डेवलपमेंट के लिए बहुत से काम किए, अपनी ज़रूरत के लिए, अपनी गर्ज के लिए। तो ये खित्ता 1857 के बाद, फ्राम 1857 टू यू कैन से 1885 के, ये पूरा इलाका बेआबाद इलाका था, और इस बेआबाद इलाकों को बार कहा जाता था। इन बारों को आबाद करने के लिए हुकूमत बरतानिया ने बहुत से स्टेप्स किए। उनमें से जो मेन स्टेप था वो था कि एग्रीकल्चर को डेवलप किया जाए इस खत्े में, इसलिए कि ज़मीन ज़रख़ेज़ थी। इससे पहले भी एग्रीकल्चर होती थी, लेकिन लार्ज स्केल के ऊपर एग्रीकल्चर नहीं होती थी। तकरीबन कमोबेश जो हिस्ट्री की किताबों में है वो ये है कि 38 लाख एकड़ जो है वो यहाँ पे आबाद ज़मीनें थी, बाकी सारा का सारा ये बार का इलाका बेआबाद पड़ा हुआ था। तो उसको आबाद करने के लिए नहरों का निज़ाम उसको इंट्रोड्यूस करवाया गया, नहरों को जो है वो बेहतर किया गया, और उसके अलावा जो एग्रीकल्चर फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड की गई, अच्छे बीज उनको प्रोवाइड किए गए। तो इस तरह से 1805 तक वो इलाका जो कि सिर्फ़ और सिर्फ 38 लाख एकड़ एग्रीकल्चर करता था, ये उनकी वजह से 1 करोड़ 10 लाख एकड़ एग्रीकल्चर लैंड जो है उसमें कन्वर्ट कर दिया गया। तो गोया ज़ाहिर बात है कि जब उन्होंने इतने बड़े स्टेप्स किए तो उन्होंने यहाँ से बेनिफिट भी ज़रूर लिए होंगे, और उनमें से एक जो बड़ा बेनिफिट था वो ये था कि ये पहाड़ी जो कभी बहुत बड़ी एक पहाड़ी होती थी, काफ़ी वसी एरिया कवर किया हुआ था इसने, यहाँ से पत्थरों को काट काट के मकामी स्टेशन से फिर मुख्तलिफ़ जगहों पे ले जाया गया, कि बिल्डिंग्स भी बनी, उसकी ट्रेन के लिए भी इस्तेमाल हुआ, और इस तरह ये पहाड़ी कटते कटते अब ये जो मेरे पीछे है बस इतनी सी पहाड़ी रह गई है। बाकी सारी की सारी इस रेलवे स्टेशन के ज़रिए से, सांगला रेलवे स्टेशन, मुख्तलिफ़ इलाकों में ट्रेन की पटड़ी बिछाने के काम आई। पहला पड़ाव हमने सर कर लिया है जी। यहाँ पे हम लोग थोड़ी के लिए देर के लिए बैठे थे। अब इसके बाद ये ऊपर की तरफ रामजन, रवा दवा, ये पूरा शहर। एक और सस्ताने के लिए जगह, बेंचेस लगाए गए हैं, और ये आखिरी टॉप। बिल आखिर पहुंच गया जी, ये सांगला हिल की टॉप 226। आते हुए हम लोगों ने इसकी सीढ़ियों को काउंट किया, कितनी सीढ़ियाँ पॉसिबल हो सकती हैं। तो 226, यानी अगर आपने आना है तो जहन में ये बात रख के आना है कि 226 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद आपको यहाँ, ये छोटी सी झील जो मैंने नीचे आपको दिखाई,
ये जो झील है इसका भी एक पस मंज़र है। इस इलाके में किसी दौर में हिंदू और बुद्ध मत यानी बुद्धिज़्म के लोग जो हैं यहाँ पे आबाद थे, और कहा जाता है कि इस झील के किनारे पे बुद्धू भिक्षु जो है वो आबाद हुआ करते थे, यहाँ पे वो रहा करते थे इस झील के किनारे पे। जितने भी पुराने बुद्धू भिक्षु और हिंदुओं के पुरोहित होते हैं, उनकी कोशिश हमेशा यही होती है ऐसी जगह का इंतखाब किया जाए कि जहाँ पे पानी इजीली अवेलेबल हो, जैसे झील हो गई या टोबा हो गया। इसलिए बहुत से इलाकों के नाम टोबा के नाम पे भी है, जैसे टोबा टेक सिंह, वहाँ पर भी एक सिख जो है वहाँ उसका एक टोबा होता था, उसके पास बैठता था। सरगोदा, और उसको भी इसीलिए सरगोदा कहा जाता है कि वहाँ पे भी एक छोटी सी झील थी, उसके किनारे एक सिख जो है वो बैठ के इबादत किया करता था। तो ये भी एक बाक़ियात में से है। और दूसरा थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो कैनाल है जिसको आप देख रहे हैं, जैसा कि मैंने पहले कहा कि अंग्रेज़ों ने इस इलाके को आबाद करने के लिए नहरी निज़ाम को भी इंट्रोड्यूस करवाया, तो हो सकता है उसी बाक़ियात में से ये एक नहर भी हो। और पीछे पूरा एक शहर का मंज़र है। अब तो बहुत गुंजान आबाद हो गया है, ये पीछे नई आबादियाँ बन गई हैं। ये उसका टॉप है और ये पहाड़ का रंग। सिकंदर आज़म को तीर लगने की तारीख में बहुत से लोगों ने उसका तज़किरा किया है, लेकिन बुद्धा प्रकाश की द ग्रेट पोरस या एरियन के मुताबिक ब्यास से वापसी पे मलोका कबीला के किसी शख्स ने वो तीर मारा था, भाला मारा था, जो कि सिकंदर के लिए जानलेवा साबित हुआ। लेकिन कुछ लोगों का ख्याल ये भी है कि मलका हांस का वो आदमी था जिसने नेज़ा मारा। यहाँ के सांगला के मकामी लोगों के मुताबिक इनका कहना ये है कि वो तीर जो कि जानलेवा साबित हुआ सिकंदर आज़म के लिए, वो यहाँ के एक सिख जसद सिंह ने उसे मारा था। तो ये मुख्तलिफ रवायात हैं, लेकिन मैंने ज़्यादा जो पढ़ा है किताबों में, जैसे अभी मैंने एक रेफरेंस भी दिया कि मोल या मलोका या मलाई कबीला था, ब्यास से वापसी पे जब सिकंदर की फ़ौजों ने बिल्कुल जो है वो जवाब दे दिया, कहते हुए कि जी हमारी तो ज़रें भी पुरानी हो गई हैं, पहनने के लिए कपड़े नहीं रहे हैं, हमारा कौन सा ऐसा जिस्म का हिस्सा है कि जहाँ पे हमें ज़ख्म नहीं लगाया गया है, तो इसलिए अब हम मज़ीद आगे नहीं जा सकते। बल्कि उन्होंने ये भी कहा था कि क्या अब हम देसी कपड़े पहनेंगे, यानी वो लोग इस इलाके का पहनावा पहनने के लिए भी तैयार नहीं थे। तो जब ये अलेक्जेंडर के सरदार ने, अलेक्जेंडर के एक जर्नैल ने ये बात की, तो कहते हैं कि 2 दिन तक सिकंदर अपना सर बांधकर आंखों के ऊपर कपड़े की पट्टी रख के अपने खैमे में लेटा रहा। उसके बाद वहाँ से फिर उन्होंने वापसी का रुख इख्तियार किया और जाते हुए सिकंदर अपनी जान की बाजी भी हार गया। बिलाखिर वो टॉप से हम लोग ये सीढ़ियाँ उतरते उतरते अब नीचे इस पार्क में पहुंच गए हैं। ये सुबह का मंज़र, ये परिंदों के आवाज़ें, बहुत ही खूबसूरत माहौल और मंज़र। ये सामने एक रेलवे स्टेशन रेलवे इंजन का मॉडल रखा हुआ है, ये यादगार के तौर पे है। तो ये रेप्लिका ही, लेकिन क्लोज टू ओरिजिनल। ये एक लिहाज से इस बात की गवाही कर रहा है कि इस पहाड़ी से जो पत्थर काट काट के रेलवे लाइनों को आबाद किया गया ताकि यहाँ से कैरेज को आसान किया जा सके, आसान बनाया जा सके, और पंजाब के मुख्तलिफ़ इलाकों में जहाँ जहाँ डेवलपमेंट के काम हो रहे थे तो वहाँ पर
न सिर्फ रेलवे ट्रैक को बिछाया जाए और साथ ही साथ उस इलाके की डेवलपमेंट के लिए भी काम किए जाएं।